नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है कुछ बढ़िया फाइनेंशियल और इकोनॉमिक आर्टिकल्स और उनका एनालिसिस, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज वीडियोस लाते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस का। कुछ बढ़िया बिजनेस आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है बिजनेस न्यूज़पेपर्स ऐसे एक कह सकते हैं एक ऐसा कंटेंट है जो सबको एक्वायर करना चाहिए रोज। और खाली पढ़ के उसे ऐसा नहीं कि लर्न कर लेना है, रट लेना है, आपको समझना चाहिए कि क्या उसका इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर और हमारी देश पर। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं आज। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आया है, अभी उसका रीजन जानेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे कि टर्की जो इंडिया के साथ एनिमी जैसा बिहेवियर कर रहा था, पहले बिहेव कर रहा था, अब क्यों उसने यू टर्न ले लिया है। इसके अलावा कनाडा के साथ जो हमारे रिलेशन चल रहे हैं उसको लेके भी हम उसका भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे हम हर एक खबर का यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट की न्यूज से। यहाँ पर मार्केट स्लिप हुआ 1.2%। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक नीचे था। और एचडीएफसी बैंक का नीचे होना देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका जो वेटेज है एचडीएफसी प्लस एचडीएफसी बैंक का मर्जर के बाद ये करीब करीब 15% के करीब है। ठीक है, तो जो हमारा टोटल इंडेक्स है निफ्टी 50, ठीक है, इसमें 50 स्टॉक्स हैं, उसमें 15% जो वेट आ जाता है वो एचडीएफसी बैंक का आ जाता है, जो कि अच्छा खासा है। सबसे नंबर 1 पे है ये बेसिकली। आप देखें सबसे ज्यादा इसका वेट है, सबसे ज्यादा वजन है इंडेक्स में। तो ये अकेला अगर गिर जाए तो पूरा इंडेक्स नीचे आता है, और ये अकेला अगर बढ़ जाए तो इंडेक्स को अच्छा खासा ऊपर लेके जाता है। इसी तरीके से आपने रिलायंस को भी देखा होगा, जिसका वेट काफी अच्छा है। तो यहाँ पे कंसर्न्स इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ बताए क्या क्या है। एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है, वैल्यूएशंस, ये, और इसके वजह से बिगेस्ट फॉल आया है पिछले 2 महीने में। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपको लेना चाहिए इस न्यूज को। ये आर्टिकल कह रहा है कि एक शार्प करेक्शन देखा गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस में। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर बैंक है ये भी याद कर रखिएगा आप लोग। इंडिया में सबसे बड़ा है और वर्ल्ड में भी अब टॉप पे आता है एक तरीके से, अगर आप देखिए वैल्यूएशन वाइज। इसकी वजह से मार्केट नीचे आया वेंसडे को। ठीक है, आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो आज भी मार्केट नीचे आप देख रहे होंगे, स्पेशली बैंक्स। आज एचडीएफसी इतना नीचे नहीं है, लेकिन आईसीआईसी आज 2-2.5% नीचे है इस वक्त। तो आप देख सकते हैं बेंचमार्क इंडिसेस नियरली 1.2% नीचे थे। बिगेस्ट सिंगल डे फॉल था सिंस जुलाई 21। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कंसर्न्स क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। कंसर्न क्या थे मार्केट के, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कंसर्न्स हैं, याद रखिएगा। एब्सोल्युटली जरूरी नहीं कि ये सही हो, ठीक है, ये भी किसी ह्यूमन बीइंग ने लिखा है और ये उनका पर्सपेक्टिव है। तो उनके कंसर्न्स उन्होंने बताया क्या कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब ये कंसर्न तो देखिए सही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी कितने चल रहे हैं, 96 के अराउंड कल तो चल रहे थे, 96 डॉलर पर बैरल। और लोग कह रहे हैं कि ये 100 तक जा सकता है, आराम से जा सकता है 100 तक। वैल्यूएशन जो है ये भी एक कंसर्न है। वैल्यूएशन मतलब क्या हो गया भाई? वैल्यूएशन का मतलब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो ऑलरेडी काफी ऊपर चल रहा है। देखिए 20,000 के ऊपर क्रॉस कर दिया था इसने। तो यहाँ पर इसका कहना यह है कि जो हमारी जो कंपनी है ना, जितनी भी, चाहे स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप की बात करूंगा मैं, इनके वैल्यूएशंस थोड़े ज्यादा ही महंगे हो गए। जो कंपनी उन्हें लग रहा था कि लेट्स से 10 रुपए की होनी चाहिए, वो 15 रुपए में मिल रही है। तो ये जो करेक्शन है ये आ सकता है 10 तक, जो इनकी फेयर वैल्यू इन्हें लगती है। तो ये तो एक परसेप्शन है। देखिए ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्या पता मार्केट यहाँ से 21,000 चला जाए तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो जो वैल्यूएशन है और ये सब चीजें हैं, ये एक परसेप्शनल है थोड़ा। तो इनका कहना है वैल्यूएशन की वजह से भी जो है सेंटिमेंट था थोड़ा सा ये कंसर्न वाला रहा। और यूएस फेडरल रिजर्व ऑफ कोर्स अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन बताने वाला था, और जो कि उन्होंने बताया, उन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। ठीक है, सेंसेक्स में भी 800 पॉइंट की गिरावट देखी गई, और निफ्टी में 232 पॉइंट की 20,000 के नीचे क्लोज हुआ है, 19,901 पे क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के शेयर्स 4% नीचे थे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसे हम स्किप करते हैं। ठीक है, यहां पर आइए, देखिए राइट साइड में लिखा है एचडीएफसी बैंक मैनेजमेंट ने हिंट किया वर्सनिंग एसेट क्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। ठीक है, जो शेयर्स थे एचडीएफसी बैंक के वो गिरे क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज हो गए, ठीक है, तो ऐसे तो ये बहुत ही अच्छी कह सकते हैं एक तरीके से इंस्टीट्यूशन थी। एचडीएफसी बैंक एक टॉप नॉच बैंक रहा है। आप देखिए इसके सारे फंडामेंटल्स, सारे रेशियोज सब बहुत ही टॉप नॉच रहे हैं। लेकिन अब मर्ज हो जाने के बाद ये देखा जा रहा है, कई सारे एनालिस्ट का ही कहना है, जैसे कि नोमरा फॉर एग्जांपल और दूसरे एनालिस्ट, कि
इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो कम हो गई है। इनके जो लोन्स हैं, इसका मतलब लोन्स की क्वालिटी, मान लीजिए लोन की क्वालिटी आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि आप एनपीए से होता है जैसे कि, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे हम, जिसे बिल्कुल ना पता हो। तो मान लीजिए आप एक बैंक है, ठीक है, और आपके भाई है वो भी एक बैंक है, दोनों लोन देते हैं और दोनों ने मान लीजिए एक एक 100 रुपए का लोन दिया है। 100 रुपए का जो आपने लोन दिया है, इसमें से मैं देखूंगा एनपीए है मान लीजिए कितना, 1%। मतलब 100 में से एक बंदा ऑन एन एवरेज मुझे लगता है पैसे नहीं लौटाने वाला, ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो 99 लौटाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक जो नहीं लौटाएगा ये हो जाएगा मेरा लॉस, ठीक है। यहां पर दो बैंक्स अगर मर्ज हो रहे हैं, दोनों ने 100 रुपए लेंड किए हैं, और क्या पता एक का जो एनपीए वो ज्यादा हो या कोई दूसरे भी फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से जब दोनों मिल जाए तो जो ओवरऑल हेल्थ है वो थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो जाए। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है और नेट एसेट क्वालिटी है आफ्टर मर्जर, ये थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो गई है। तो देखना होगा मैं आगे, हम इसे और अच्छे से एनालाइज करेंगे अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगला आर्टिकल है अर्डोगन पे। अर्डोगन कौन है? टर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी, अभी री इलेक्ट हुए हैं। काफी लोग इमेजिन कर रहे थे कि देखिए ये तो मुश्किल है इनका री इलेक्ट होना, बट वो फिर भी हो गए। उन्होंने इलेक्शंस, काफी सारे इंस्टीट्यूशन से इलेक्शंस पर भी सवाल उठाए वहां के, कि ये शायद फ्री इलेक्शंस नहीं थे, यहाँ पे कुछ रिग्ड है, ये है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आज प्रेसिडेंट है और काफी ज्यादा बोलते थे इंडिया के अगेंस्ट स्टार्टिंग से। अगर आप देखें पाकिस्तान को हर चीज में सपोर्ट किया है, कश्मीर इशू पे इन्होंने बोला, उसके अलावा जो भी हमारे इश्यूज थे हर जगह वो नेगेटिव चीजें बोल रहे थे आज तक, और इंडिया के अगेंस्ट ले रहे थे सारे डिसीजंस। बट अब एक अचानक से इन्होंने यूटर्न लिया, और ये हम पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब देखिए ये होना बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कश्मीर इशू रेज किया और कहा कि ये बैक करता है इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बिड। ये इंडिया को बैक करने को तैयार है अगर आज यूएनएससी कहे कि हम इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने कहा ये एक गर्व की बात है कि इंडिया एक रोल प्ले कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, और पाकिस्तान को पता नहीं कैसा लग रहा होगा इस वक्त, क्योंकि इतने दिन से अगर आप देखें तो टर्की एक कह सकते हैं कि इशू बना हुआ था हमारे लिए, हमारे रिलेशंस और खराब हो जा रहे थे टर्की के साथ। तो यहाँ पर देखें जो टर्किश प्रेसिडेंट है, ठीक है, अर्डोगन, इन्होंने रेज किया कश्मीर इशू, ठीक है, अपने एड्रेस में वर्ल्ड लीडर्स को एट 78 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और डेवलपमेंट आया, अनदर डेवलपमेंट दैट विल पेव द वे फॉर रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी साउथ एशिया में विल बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन कश्मीर। इनका ये कहना है कि रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी अगर हमें साउथ एशिया में मेंटेन करनी है तो जरूरी है कि एक एस्टैब्लिशमेंट हो एक जस्ट और लास्टिंग पीस की कश्मीर में, ठीक है। और ये इन्होंने कहा कि डायलॉग और कोऑपरेशन के थ्रू होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं कि कोई बहुत ही ऑफेंसिव चीज इन्होंने नहीं बोली इंडिया के अगेंस्ट। इसमें एज अ टर्की वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द स्टेप्स टेकन इन दिस डायरेक्शन। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे सारे स्टेप्स जो भी इंडिया और पाकिस्तान लेते हैं इस डायरेक्शन में। और ये कमेंट आए हैं वीक्स आफ्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट में, ठीक है, दिल्ली आए थे और वो मिलकर गए, और दोनों लीडर्स ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे ट्रेड को आगे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेशंस को आगे बढ़ाना है। तो अर्डोगन ने यहाँ पर कहा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कि ये मैटर ऑफ प्राइड है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूएनएससी में, और उन्होंने कहा कि फेवर करता है मेकिंग 5 परमानेंट एंड 15 टेम्पररी मेंबर्स एज परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, ठीक है। तो इस वक्त वो चाहते हैं कि 5 परमानेंट और 15 टेम्पररी मेंबर्स हों यूएनएससी में, और ये जो 5 + 15 है ये परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए यूएनएससी में इन रोटेशन, अलग अलग कंट्रीज बने इसमें, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री हमेशा रहे। लेकिन क्योंकि उनका कहना है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड जो है ये 5 से बड़ा है, ठीक है, और जब हम कहते हैं वर्ल्ड इज लार्जर देन 5, हमारा मतलब ये है कि सिर्फ यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया पूरा वर्ल्ड नहीं है। और ये कौन सी कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इन रिसेंट ईयर्स अगर आप देखें कि टर्किश जो लीडर थे एर्डोगन, इन्होंने कई बार हमारे अगेंस्ट चीज़ें बोली हैं, इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को फेवर किया, कई बार ऐसी चीज़ें की है, एक्शंस भी, जिससे इंडिया को इन्होंने हर्ट करने की कोशिश की है।
तो आप देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर हैविंग एस्टैब्लिश्ड सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस 75 years ago they still haven't established peace, इनका ये कहना है। 75 years पहले हमने सॉवरेनिटी ली, इंडिपेंडेंस ली, और अभी तक पीस हमने एस्टैब्लिश नहीं किया। इस तरीके से इन्होंने और चीज़ें दी अपने स्टेटमेंट में, और इस तरीके से इन्होंने एंड किया। तो ये एक थोड़ा यूटर्न है, आप कहेंगे पाकिस्तान यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होगा, एंड वी हैव टू सी, क्योंकि अब रिलेशंस खराब हो चुके हैं। तो अगर यहाँ से इंप्रूव होना शुरू होते हैं तो इंडिया किस तरीके से रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया अर्मीनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और अर्मीनिया एक्चुअली अगेंस्ट है टर्की के, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है ये सब चीज़ें। तो यहाँ से अगर इम्प्रूव करना है दोनों के रिलेशंस को, तो ऑफकोर्स एक कॉमन चीज़ जो हर डेमोक्रेसी और हर कंट्री में होती है वो है ट्रेड और इकोनॉमी। टर्की चाहेगा कि इकोनॉमी इंप्रूव हो, इंडिया के साथ ट्रेड इंप्रूव हो, ताकि दोनों कंट्रीज का फायदा हो। दोनों कंट्रीज के पास ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को वो दे सकती हैं, बेच सकती हैं और खरीद भी सकती है एक दूसरे से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आते हैं अगले आर्टिकल पर, अटमोस्ट कॉशन इंडियाज कनाडा ट्रैवल एडवाइजरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया और कनाडा को सोच नहीं सकता था कि इन दोनों के रिलेशंस इतने खराब हो जाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर देखिए वेंसडे को इन्होंने एडवाइस किया है जितने भी इंडियन नेशनल्स कनाडा में हैं और या फिर जो विजिट कर रहे हैं इंडियन नेशनल्स, वो बिल्कुल कॉशियस रहें, ठीक है, क्योंकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से वार्निंग इशू की है। उन्होंने कहा रिसेंटली थ्रेड्स, ठीक है, दिए गए हैं लार्जली जो इंडियन डिप्लोमैट्स हैं उन्हें और सेक्शंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी जो एंटी इंडिया एजेंडा जो वहाँ पे चल रहा है उसको अपोज करते हैं, उनको भी उनके खिलाफ वार्निंग दी गई है, ठीक है, कि उन्हें हर्ट किया जा सकता है किसी भी तरीके से। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम कॉशन एक्सरसाइज करें और विजिलेंट रहें, हमेशा सतर्क रहें वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो रजिस्टर करें विद इंडियन हाई कमीशन ऑटोवा में या जो कंसुलेट्स है टोरंटो में या वैंकूवर में, ठीक है, कि वो इमरजेंसी के वक्त इजीली कनेक्ट कर पाए। इस वक्त इंडिया में 2,26,450 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि 34% जो सारे फॉरेन स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं वो इंडियंस हैं, और टोटल 1.8 मिलियन इंडियन ओरिजिन सिटीजन हैं कनाडा में। और अब ये सोचिए 2,26,450 स्टूडेंट्स जो गए हैं वहां पर, इससे कनाडा को भी कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें ऑन एन एवरेज, लेट्स से कनाडा एक मीडियन अगर हम फीस निकाले, अभी मेरे पास डेटा नहीं है, बट अगर किसी के पास डेटा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं एक्यूरेट। अगर मीडियन फीस एक कनाडा में किसी एवरेज यूनिवर्सिटी की लेट्स से कितनी है, 30 लाख मान लेते हैं, तो आप अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि कनाडा को सिर्फ लास्ट ईयर कितना फायदा, कितना बड़ा रेवेन्यू मिला है इंडियन स्टूडेंट से, ठीक है, उनकी यूनिवर्सिटीज को कितना पैसा मिला है। क्योंकि आप देखिए कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको 30 लाख रुपए की फीस देनी पड़ रही है लेट्स से ऑन एन एवरेज, लेकिन अगर आप कैनेडियन होते तो यही आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में आपका यहाँ पे कॉलेज फीस होता या स्कूल फीस होता। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट से अच्छा खासा फीस भी ले जाता है, और हर जगह ऐसा होता है, इंडिया में भी ऐसा ही होता है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखें कि इस तरीके से अगर माहौल वहाँ पे खराब हो जाता है और इंडियंस डरने लगते हैं तो कनाडा को भी इससे अच्छा खासा लॉस होगा, राइट। अगर इतने एडमिशन्स अचानक से ड्रॉप आ जाए अगले साल, क्योंकि हमें देखना होगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए ये हम क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, तो ये न्यूज़ पॉलिटिकल है यहाँ पर, बट इसका इम्पैक्ट जो है पूरी तरीके से इकोनॉमिक होगा। कनाडा के लिए भी यहाँ पे लॉसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पर आप देखें कि जो भी इंडियंस जा रहे हैं, इतने सारे ग्रेजुएट्स, इतने सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कॉलेज एटलीस्ट कॉलेज तो कंप्लीट कर रहे हैं वो सारे, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी में। कोई भी वो जो यहाँ से वहाँ जाता है वो खाली बैठने के लिए नहीं जाता, राइट। वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना चाहता है, भले ही कुछ लोग ना कर पाए, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो कुछ दिन तक, बट दे वांट कि वो कुछ काम करे और कंट्रीब्यूट करें वहाँ के इकोनॉमी में। तो ये लॉस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट जरूर होगा अगर इस तरीके से इमेज खराब होती है कनाडा की, और इस तरीके से और सर्कुलर्स इशू होते हैं रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। तो वी विश कि ये प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉर्ट आउट हो इंडिया और कनाडा के बीच में, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जो फैमिलीज हैं उन स्टूडेंट्स की, वो भी यहाँ पर डर के रहेंगी, और वो स्टूडेंट्स हैं वो भी एंशियस रहेंगे, वो अपना 100% अपने करियर को नहीं दे पाएंगे और कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे ना कनाडा की इकोनॉमी में ना इंडिया की।
और आखिरी खबर है बाइडेन से रिलेटेड। बाइडेन को इनवाइट किया गया है टू रिपब्लिक डे। हमने पहले भी इनवाइट किया है, अलग अलग चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं हमेशा रिपब्लिक डे पे। तो यूएस एम्बेसडर का ये कहना है कि बाइडेन को इनवाइट किया गया अभी इंडिया के द्वारा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू बी चीफ गेस्ट एट इंडिया 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर ने टू इंडिया। ये जो इनविटेशन है ये बायलेटरल मीटिंग के वक्त ही दे दिया गया था बिटवीन टू लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड G20 समिट, यहीं पर दे दिया गया था। और अगर बाइडेन ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन तो ये सेकेंड यूएस प्रेसिडेंट होंगे जो इंडिया का रिपब्लिक डे परेड अटेंड करेंगे। आप बताइए कि सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे यूएस के जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड अटेंड किया था? और मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी मुश्किल सवाल है, आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो ये एक नोटेबली यहाँ पे देखिए कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं बाइडेन यहाँ पर आते हैं नहीं या नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आएंगे तो ऑफकोर्स इससे हमारे रिलेशंस और बेटर हो सकते हैं। अभी देखिए कि यूएस में भी इलेक्शंस हैं और बाइडेन भी फोकस करेंगे ऐसी चीज़ें करने पर जो वहाँ पे जो जनता है यूएस की, जो आप कह सकते हैं जो उनकी वोटर्स है, उनकी वोट बैंक है, वो उन्हें खुश करें स्पेसिफिकली। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है एंड वो आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इनविटेशन या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप रोज़ ऐसे एनालिसिस देख पाएं। धन्यवाद।